हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत की सीरीज प्रारंभ करने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने प्राचीन भारत पर भी कुछ वीडियो अपलोड कर दी हैं, उन्हें जाकर आप देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम मध्यकालीन भारत का पहला टॉपिक, जिसका नाम है भारत पर मुस्लिम आक्रमण, उसको हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण को समझने की दृष्टि से मैंने इसे दो भागों में बांट दिया है। पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, इस टॉपिक को हम कैसे पढ़ेंगे। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण को मैंने दो भागों में बांट दिया है। पहला है अरब आक्रमण और दूसरा है तुर्क आक्रमण, यानी कि भारत पर अरबों के द्वारा किया गया आक्रमण, और दूसरे भाग में हम देखेंगे भारत पर तुर्कों के द्वारा किया गया आक्रमण। तो अरबों के द्वारा किए गए आक्रमण में हम देखेंगे मोहम्मद बिन कासिम। तो मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर पहला आक्रमण किया था, सफल आक्रमण। आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, बस अभी हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि आगे क्या क्या हम पढ़ेंगे। और दूसरे भाग में हम देखेंगे तुर्क आक्रमण, जिसमें हम महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ेंगे। इनके नाम तो आपने जरूर सुने होंगे। महमूद गजनी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और सोमनाथ मंदिर को भी इसी ने ही लूटा था, तो महमूद गजनी के बारे में पढ़ेंगे, जिसे महमूद गजनवी भी बोलते हैं। और दूसरा है मोहम्मद गौरी, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम जो भारत पर मुस्लिम आक्रमण हुए थे वो देखेंगे। तो पहले हम इसका पहला भाग देखेंगे, जिसका नाम है अरब आक्रमण। तो सबसे पहले हम देखते हैं भारत पर अरब आक्रमण। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जिसने भारत पर आक्रमण किया था, सफल आक्रमण। पर उससे पहले हम थोड़ा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। तो सबसे पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान भारत के सिंध में भेजा गया था। तो सिंध, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान का हिस्सा है, पर पहले ये भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। तो सबसे पहले 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध भेजा गया था, परंतु ये पराजित हुआ और मारा गया। मतलब कि इसमें भारत पर आक्रमण करने की कोशिश तो की थी, मगर ये पराजित हो गया और मारा गया था, लेकिन ये भी असफल रहा। और उसके बाद दूसरा आक्रमण बुदैल के नेतृत्व में किया गया था, लेकिन ये भी असफल रहा। और उसके बाद तीसरा आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया और ये सफल रहा। तो याद रखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण से पहले भी दो आक्रमण हुए थे, परंतु वो असफल रहे थे। पर जो मोहम्मद बिन कासिम था, इसने आक्रमण किया था और सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण किया था और दाहिर युद्ध में मारा गया था। तो पहला सफल मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो उसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। और मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले सिंध पर आक्रमण किया था, सिंध को अपने अधीन किया था। और उसके बाद 713 में इसने मुल्तान को भी जीत लिया था। तो मुल्तान भी इस समय पाकिस्तान का ही हिस्सा है। तो पहले इसने सिंध को जीता था, उसके बाद इसने मुल्तान को जीता था। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया है? तो सबसे पहले जो 711 है, उसमें उबैदुल्ला के नेतृत्व में एक अभियान सिंध में भेजा गया था, लेकिन यह असफल रहा था। और जो दूसरा अभियान था वो बुद्दल के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन वो भी असफल रहा था। और जो तीसरा अभियान था 712 ईस्वी में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। तो इसने दाहिर पर आक्रमण किया था और दाहिर की मृत्यु हुई थी, जिसके कारण जो मोहम्मद बिन कासिम था उसका यह आक्रमण सफल रहा था। और जो उससे पहले के दो आक्रमण हुए थे, पहला उबैदुल्ला के नेतृत्व में और दूसरा बुद्दैल के नेतृत्व में, ये दोनों असफल रहे थे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में एक सफल आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 713 में भी मुल्तान को भी जीत लिया था। तो हमने ये सब पढ़ लिया है। इसके बाद आगे हम देखते हैं, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो जजिया कर क्या होता है? तो जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का सुरक्षात्मक कर था, जो कि ये गैर मुसलमानों से लिया जाता था, परंतु जजिया कर में निम्नलिखित लोगों को मुक्त रखा गया था। मतलब कि इनमें से जो जजिया कर है उनसे नहीं लिया जाता। तो किन किन लोगों से जजिया कर नहीं लिया जाता था, यानी कि किन्हें मुक्त रखा गया था? तो ये 5 लोग थे। मतलब
पहला था बच्चों से जजिया कर नहीं लिया जाता था, उन्हें मुक्त रखा गया था। दूसरा बूढ़ों से नहीं लिया जाता था। तीसरा औरतों से नहीं लिया जाता था। और चौथा विकलांग जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं उनसे जजिया कर नहीं वसूला जाता था। और पांचवा है ब्राह्मणों से जजिया कर वसूला नहीं जाता था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो जजिया कर लगाया था ये गैर मुसलमानों पर लगाया था, परंतु 5 लोगों को मुक्त रखा था, बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, विकलांगों को और ब्राह्मणों को इससे मुक्त रखा गया था। तो यह जजिया कर को पढ़ रहे हैं तो जजिया कर से जो भी प्रश्न बनते हैं वो एक बार हम देख लेते हैं, क्योंकि जजिया कर से बहुत बार प्रश्न रिपीट होते हैं और प्रश्न इससे बनता ही है। तो सबसे पहला तो ये प्रश्न है कि जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था और 5 लोगों से मुक्त रखा था, परंतु जो फिरोज शाह तुगलक है ना, उन्होंने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया था। ये तुगलक वंश का ही है राजा, इसे हम आगे भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम जजिया कर के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो एक बार जजिया कर से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उन्हें देख लेते हैं। तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था, परंतु उसने ब्राह्मणों को मुक्त रखा था, परंतु फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया। तो फिरोज शाह तुगलक के बाद जब अकबर बादशाह बना था तो मुगल साम्राज्य में अकबर के भी बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब अकबर बादशाह बना था उसने 1564 ईस्वी में जजिया कर समाप्त कर दिया था। यहाँ पर हम जजिया कर के बारे में पढ़ रहे थे, परंतु उसके बाद जब औरंगजेब बादशाह बना उसने दोबारा जजिया कर लगा दिया था और लास्ट में जजिया कर को अंतिम रूप से मोहम्मद शाह रंगीला ने समाप्त कर दिया था। तो यहाँ से कई बार प्रश्न रिपीट भी हुए हैं। क्या क्या प्रश्न बने हैं कि सबसे पहले ये प्रश्न बनता है कि सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने ब्राह्मणों को भी जजिया कर में शामिल कर दिया था। उसके बाद जो अकबर था इसने सबसे पहले जजिया कर समाप्त किया था, परंतु औरंगजेब ने जजिया कर को फिर से लागू कर दिया था और लास्ट में मोहम्मद शाह रंगीला ने जजिया कर के पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया था। उसके बाद कभी जजिया कर नहीं लगा था। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पर हमने अरबों के आक्रमण के बारे में पढ़ा। तो अरबों के सिंध विजय के कारण क्या थे, यानी कि इन्होंने भारत पर आक्रमण क्यों किया था। तो पहला था राजनीतिक कारण, ये मुस्लिम राज्य का विस्तार करना चाहते थे। दूसरा था आर्थिक कारण, उसमें भारत समृद्ध देश था, अतः ये यहाँ पर अधिकार करके धन प्राप्त करना चाह रहे थे। और तीसरा था इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो ये 3 प्रमुख कारण जिसके कारण अरबों ने भारत में आक्रमण किया था। अगली वीडियो में हम तुर्कों के आक्रमण के बारे में देखेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसी वीडियो को दोबारा पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।